हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं बूस्टर सीरीज को लेकर के। और ये इसका यूनिट 2 होने वाला है और यूनिट 2 में पहले चैप्टर की बात होगी, जबकि चैप्टर के नंबर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 5 पर बात होगी, जिसका नाम होने वाला है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। इस यूनिट में 2 चैप्टर होंगे, एक तो आपके सामने, दूसरा होगा किरचॉफ के नियम। ठीक है ना। हमने इसका पार्ट 1 लिया हुआ है। इस चैप्टर में अप्रॉक्स जो न्यूमेरिकल्स के नंबर हैं वो 70 के अप्रॉक्स हैं। ठीक है ना। तो हम इसे कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की क्लास में जो न्यूमेरिकल्स के नंबर लिए गए हैं वो अप्रॉक्स 18 लिए गए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के। तो एक एक करके पहले निपटा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला बेसिक फार्मूला लिखा है, आई बराबर क्यू अपान टी बराबर एन ई अपान टी, है ना। एक अगला धातुओं के लिए जो करंट के लिए सूत्र है वो आई बराबर एन ई एवीडी लिखा हुआ है। अगली बात करेंगे धारा घनत्व J बराबर आई पान ए, जिसमें हमने I की वैल्यू NeAVD पुट करने से NeVD निकाल दिया है। अगला फार्मूला है वैद्युत प्रतिरोध को लेकर के या ओम्स लॉ को लेकर के, R बराबर V अपान I, और ये कांस्टेंट टर्म प्रूफ किया जाता है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो ये भी याद रखना होता है अगर किसी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो। अगला बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, जो कि किसी धातु के लिए होता है और ये एरिया और लेंथ के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, आर ए अपान एल, जिसमें हमने वापस से आर की वैल्यू पुट करके एम अपान एन स्क्वायर टाउ लिख दिया है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं वैद्युत ऊर्जा को लेकर के। वैद्युत ऊर्जा के लिए बहुत बेसिक सूत्र है, W बराबर वी क्यू, जहां पर हमने Q बराबर आई टी ले रखा है तो वी आई टी हो गया। वापस से हमने इसमें 2 बार ओम्स लॉ लगा दिया, एक बार V की वैल्यू रख करके, एक बार I की वैल्यू रख करके। जब हमने V की वैल्यू रखी आई आर तो हो गया आई स्क्वायर आर टी, जब I की वैल्यू V अपान आर रखा तो V स्क्वायर टी अपान आर हो गया। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं वैद्युत शक्ति को लेकर के। दक्षता, सामर्थ्य, पावर आप बोल सकते हैं। P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ध्यान से देखेंगे तो W के सभी सूत्रों में ऊपर T कॉमन आ रहा है ना, सब में T आया है तो उस T से T कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे अक्षर वही रहेंगे। तो वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर। एक्चुअल में जो आप वेरिएबल सूत्र देख पा रहे हैं ये केवल और केवल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए है। क्योंकि मान लो अगर कोई न्यूमेरिकल V और I को लेकर के वैल्यू दी जाए और तुमसे P पूछा जाए तो W अपन T नहीं लगा सकते, आई स्क्वायर आर नहीं लगा सकते, V स्क्वायर अपन आर नहीं लगा सकते, तो उसके लिए केवल यही सूत्र लगेगा। इसलिए जरूरी है कि वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर जो आर टी है वो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, आर नॉट या आर जीरो पढ़ सकते हैं वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। 1 एक कॉमन नंबर रहेगा, कांस्टेंट कह सकते हैं। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। धातुओं के लिए पॉजिटिव रहेगा और अधातुओं के लिए निगेटिव रहेगा, ये बात भी याद रखनी है। जो डेल्टा टी वो टेम्परेचर है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम को लेकर के। आर एस, जिसका मतलब है सीरीज रेजिस्टेंस, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल रेजिस्टेंस होती है 1 बाई आर पी इक्वलेंट 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैद्युत ऊष्मा को लेकर के, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो फार्मूले W के होंगे वही H के होंगे, बस अंतर इस बात का है कि यहाँ पर यूनिट होगी सभी की जूल, पर यहाँ पर जब हमने 4.2 से भाग कर दिया है तो भैया इसकी यूनिट हो गई है कैलोरी। यानी अगर हमें जूल टर्म को कैलोरी बनाना हो तो हम 4.2 से भाग कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे तार को खींचने पर क्या होगा, लंबाई अगर ये हो जाए तो R1 R2, या R1 की वैल्यू ये तो R2 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे में आप क्या करेंगे, तो एक्चुअल में खींचने पर प्रभाव ये होता है, R जो होता है वो लेंथ के वर्ग के समानुपाती हो जाता है। अगर मुझे दो रेजिस्टेंस में तुलना करनी हो तो हम लिखेंगे L1 स्क्वायर अपान में क्या, L2 स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी बच्चे को आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R4, तो हम इसे लिखेंगे भैया R1 बाई R2 बराबर, चूंकि बटे में है तो R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा, तो R2 बाई R1 की घात कितनी, होल 4। उम्मीद करते हैं सभी फार्मूले आपको रिवाइज हो गए होंगे और ये आपने वेल प्रूफ अपने क्लासों में पढ़े होंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम पहले सवाल को लेकर के। ये आज की क्लास का अपना ये पहला सवाल होने वाला है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 गुणे 10 की पावर 18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विसर्जन नलिका को बना लेते हैं। ठीक है ना। बेलनाकार एक नलिका उठा लेते हैं, बेलना ये उठा, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ये तो डिस्क आ गई, मेरे ख्याल से बन नहीं पाएगा ये, है ना, क्योंकि वो खड़ा खड़ा सा बनेगा, ऐसे ही बन रहा है।
चलो ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो एक बार। कह रहा है विसर्जन नलिका है, मान लेते हैं हाइड्रोजन वाली है, 1 × 10⁻18 प्रोटॉन है और इसकी दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, जिनके नंबर ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों को एक दिशा में मान लो, इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में मान लो। तो बहुत सारे हम प्रोटॉन ले लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इनको हम देखते हैं ये चल किधर रहे हैं। तो प्रोटॉन को एक दिशा में मान लो प्रोटॉन इस साइड चल रहे हैं, सभी प्रोटॉन इधर चल रहे हैं, मान लो ए से बी चल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम तो क्लियर समझ में आया होगा। इनके नंबर क्या है वो हम आपको अलग से लिख देते हैं। नंबर आप प्रोटॉन भैया दे रखा है 1 × 10⁻18 प्रोटॉन, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन दे रखा है भैया वो दे रखा है 2.7 × 10⁻18, ठीक है ना। अब कह रहा है इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, और ये सब प्रति सेकंड है। इसका मतलब जो टाइम है वो 1 सेकंड है। आपको फाइंड करनी है करंट क्या है। तो याद करो जब 1n होता था तो Ne/T लिखते थे। तो I बराबर Ne/T। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इधर चल रहा है तो करंट किधर जाएगी, करंट भी इधर ही आ जाएगी, है ना। करंट भी कहां जाएगी, ऐसे, मतलब इस वाले वायर में या कह लें इस वाले बेलन में जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा कुछ ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये हो गया प्रोटॉन की वजह से। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मतलब बी से ए जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी करंट को कहां रिलीज करेगा, पीछे। मतलब इस बेलन में जो करंट है वो ए से बी रहेगी। किधर रहेगी, ए से बी रहेगी। अब दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की सॉरी करंट का जो डायरेक्शन है वो तो कॉमन हो गया। इसका मतलब जो Ne/T आप देख पा रहे हैं वो वास्तव में लिखा है Np + Ne अपान, सॉरी ये E तो मल्टीपल में रहेगा और बटे में क्या, T, है ना। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका कैलकुलेशन हम इधर देख लेते हैं। I बराबर Np और Ne के नंबर में ध्यान से 10⁻18 भैया है कॉमन, है ना। 10⁻18 क्या है, कॉमन। तो हम इसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो 2.7 में 1 जोड़ो तो हो जाएगा 3.7 गुणे 10⁻18 गुणे ई। ई का सभी लोग मैग्नीट्यूड जानते हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और बटे में टी। टी की वैल्यू चूंकि 1 सेकेंड है तो हम इसे 1 सेकेंड लिख देंगे, ठीक है ना। गुणा कर लेते हैं यार, इधर 16 सतह कितने होते हैं 112, हासिल आएंगे 11, 16 × 48, 48 से 49, 10, 59, है ना। तो हमने लिखा इधर 59। अब दशमलव देख लो, एक अंकीय एक अंकीय, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 5.92 गुणे 10⁻⁻1 एम्पियर, ये आपका आंसर आ गया। पर बुक में ये आंसर नहीं आ रहा है, बुक में क्या आ रहा है वो ये आ रहा है। तो बुक वाला ही आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.592 एम्पियर। यानी जो -1 घात है उसको भी हमने कैंसिल आउट मार करके दशमलव में आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, यदि विभवांतर 220 वोल्ट हो जाए, V बराबर कितना हो जाए 220 वोल्ट, तो कह रहा है कि प्रभावी प्रतिरोध बता दो क्या होगा। तो R बराबर V/I, तो 220 बटे में क्या 0.592। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड है 372, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। बात कर लेते हैं अगले न्यूमेरिकल की। अगला कह रहा है भैया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब चक्कर को हम n से ही लिख देते हैं, है ना। ये फ्रीक्वेंसी मान के देख सकते हैं आप, 6 × 10⁻15, यानी इलेक्ट्रॉन के घूमने से ही तो करंट आता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वृत्तीय पथ में धारा का मान बता दो, और टी की वैल्यू भैया 1 सेकेंड दे रखी है। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो हम चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो हमें अच्छे से रटाया पड़ा है, 10⁻−19 कूलम, है ना। फाइंड क्या करना है, धारा का मान। तो आपको आई निकालना है। तो बोलो आई बराबर क्या लिखेंगे, क्या आई बराबर लिखा जाएगा Q/T। अब क्यों तो सवाल में है नहीं तो हम क्या लगा देंगे भैया Ne/T, है ना। अब n की वैल्यू बोलो कितनी है, n की वैल्यू है 6 × 10⁻15 इंटू ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰
19 और बटे में t की वैल्यू भैया है 1 सेकेंड, है ना। अब बताओ 16 गुणे 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 96 होता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो लगा दिया हमने। गुणे ये -19 है, +15 है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो -19 में +15 जोड़ेंगे तो आप -4 पाएंगे, तो आपका ये आंसर है ना। ऐसा नहीं कि आप बुक का ही आंसर हमेशा मिलाते घूमे ना, आपका ये आया है बस यही सही है, बात खत्म। क्योंकि ये वाला बुक वाले अपना लिख रहे हैं, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। वीडी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी उन्हें लिख लेते हैं। 0.5 mm त्रिज्या दे रखी है यार, है ना। तो आर की वैल्यू है 0.5 mm। याद करो न्यूमेरिकल हम लोग MKS में लगाते हैं, तो दूरी को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में रखते हैं, तो इसे मीटर बना दो यार आप। तो मिली को चेंज करने के लिए भैया -3 से गुणा करते हैं। 0.5 एम्पियर का इसमें करंट आ रहा है, तो आई बराबर बोलो कितना है 0.5। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n लिखते हैं और n की वैल्यू भैया है 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों के नंबर होते हैं, याद होगा अप्रॉक्स 10⁻29 होते हैं, तो 4 × 10⁻28 लिखा है। तो उनके अनुगमन वेग की गणना करो, आपको फाइंड करना है Vd, है ना। अब याद करो फार्मूला अपना होता है I बराबर NeAVd, है ना। अब मुझे फाइंड करना है Vd, तो बताओ क्या हो जाएगा, I अपान में क्या NeA, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो यार, I की वैल्यू है भैया 0.5 और N की वैल्यू है 4 × 10⁻28 इंटू ई की वैल्यू याद होगा तो कांस्टेंट रहेगा 1.6 × 10⁻19 इंटू ए नहीं दे रखा है ना। तो ये जो आर आप देख पा रहे हैं, एक्चुअल में इसे आप ये देख पा रहे होंगे पाई आर स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना। तो इंटू यहाँ पे लिख देते हैं 22/7, तो 22/7 में 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू आर स्क्वायर। आर की एक्चुअल में वैल्यू है 5 × 10⁻4, क्योंकि दशमलव से हमने हटा दिया, यहाँ पर घात को चेंज कर दिया है, स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भैया -8 आ जाएगा। याद रखेंगे स्क्वायर करने पर घातों की गुणा होती है, ना कि स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो नंबर का स्क्वायर कर दिया, घात की कर दी गुणा। अब ध्यान से देखो, तो कुछ कटने वाला हो तो भैया काट दो, नहीं कटने वाला है तो फिर चलते हैं, फिर दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये 5 से भैया 25 काट दिया हमने, 5 आ गया है ना। और कुछ कटेगा क्या, तो आप देखेंगे कुछ नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर आगे, यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 64, तो ऊपर बचेगा 7, 16 चौके 64 और गुणे 110, 22 पंचे कितना होता है 110। घातों को देख लेते हैं, ध्यान से देखो, तो ये -8 है, ये माइनस का 19 है, तो -19 -8 -27 हो जाएगा। 27 में या 28 में 27 जोड़ेंगे तो 10⁻1 नीचे बच जाएगा। 10⁻1 नीचे बचने का मतलब है, सुनो ध्यान से, इंटू 10⁻1 बचा ना, तो सीधे 10 बच गया है, ठीक है ना। अब बोलो क्या बचा नीचे, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 तो 7 रहेगा ये वाला, है ना। 11 चौके 64 के, सॉरी 11 चौके 44 के 4 हासिल आएंगे 4, 11 छक्का 66, 66 और 4 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो हमने 2 जीरो ये ले लिए, इन 2 जीरो को बना देते हैं घात, क्या बना देते हैं घात, गुणे 10⁻2 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। जो नीचे हमने 10⁻2 छोड़ा, उसे 10 ऊपर -2 बना दिया। अब तुम ध्यान से देखो, तो अपना जो टर्म आया है वो आया है 7/704 गुणे में 10⁻2, है ना, ये आया है। अब तुम बताओ, अगर ये 7 होता तो आंसर 1 करके, सॉरी अगर ये 704 या 700 होता तो आंसर 1 करके आता। ऊपर समझो 700 लिखा है, नीचे 704 लिखा है, तो क्या आंसर 1 से कम आने वाला है ना। अब कितना कम आएगा उस चीज को ऐसे देख लो, 0 दशमलव, जब हमने दशमलव लगाया तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ गया, है ना। 1 जीरो से तो काम चलेगा नहीं, तो हमने 1 जीरो और बढ़ा लिया, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लिया। अब हमने क्या किया, 1 जीरो यहाँ और बढ़ा लिया, तो 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ा लिया। अब ध्यान से देखो, तो 704 लिखा, ऊपर 7000 हो गया, 10 से काटेंगे तो 7040 हो जाएगा, तो 7000 ही रखना, तो ये 9 बार तक चला जाएगा, है ना। 9 और ये बाकी नंबर यही आ जाएगा, 995 गुणे 10⁻2। चूंकि हम लोग वीडी निकाल रहे हैं,
तो जो यूनिट रहेगा वो मीटर पर सेकेंड रहेगा। उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी और इसी आंसर को बुक से आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 अंक अंदर ले जाएंगे तो -2 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 9.95 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, जो कि बुक से मैच करेगा। अगर आप पेपर में अपने ये भी लिख करके आते हैं, छोड़ करके चले आते हैं इतना पर, तो आपका ये सही माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल ये है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। मतलब n की वैल्यू है भैया 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग लिखो, चाहे भैया vd को अनुगमन वेग भी कहते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चूंकि यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर को चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। तार में धारा घनत्व की गणना करो। धारा घनत्व तुम्हें याद होगा भैया, तो J से लिखते हैं। अब J बराबर फार्मूला होता है I/A, पर इसमें I के बारे में तो कोई जिक्र नहीं, तो हमने याद किया था I की जगह पर NeAVD रख देंगे तो E से E मर जाएगा, सॉरी A से A मर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा NeEVD, है ना। चलो कैलकुलेट कर देते हैं। तो J बराबर N की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 × 10⁻28 इंटू ई की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वीडी की वैल्यू सवाल में है 10⁻², है ना, कुछ खास गुणा भाग नहीं है। 16 × 2 32 होता है यार, तो लिख देते हैं भैया, एक अंक के बाद दशमलव है तो 3.2 लिख दिया। घात देख लो भैया एक बार, ये -19 है, -2 है तो माइनस का हो जाएगा 21, माइनस का 21 और प्लस का 28, 10 की पावर बोलो कितना हो जाएगा 7। यूनिट याद हो तो भैया ये एम्पियर है, ये मीटर स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सभी को बहुत आराम से आया होगा, बहुत सरल सवाल है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की यार। अगले कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का एरिया दे रखा है। एरिया बोलो कितना दे रखा है, 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दे रखी है। संख्या को भैया n से लिखते हैं। ये दे रखा है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पियर का करंट है यार, तो I बराबर 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, तो नंबर 1 तार में धारा घनत्व याद हो तुम्हें, तो धारा घनत्व को भैया J से लिखते हैं। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को भैया Vd से लिखते हैं, है ना। चलो इनसे कैलकुलेट कर देते हैं। J बराबर बोलो क्या लिखेंगे, I/A। क्या दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भैया, I/A। अब I की वैल्यू बोलो कितनी, I की वैल्यू भैया 3.2 और A की वैल्यू है 10⁻⁷, है ना। अब चेंज कर लो इसको, तो बोलो ये क्या लिखेंगे, J बराबर सीधा घात ही चेंज हो जाएगी बस, 10⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं Vd की। Vd बराबर क्या लिखें, तो Vd बराबर लिखने के लिए किसी से रिलेट कर देते हैं, J से रिलेट कर देते हैं। तो ध्यान से हम पहले से सूत्र बना लेते हैं, याद करो। तो J बराबर फार्मूला होता है NeVd, है ना। मुझे Vd बताओ फाइंड करना है, तो हम सीधा सीधा ये लिख देंगे ना, J/Ne, है ना। अब Vd बराबर J की वैल्यू बोलो कितनी है, J की वैल्यू आप निकाल चुके हैं इधर से, 3.2 × 10⁻7 बटे में Ne, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनकी वैल्यू दे रखी 2 × 10⁻28 इंटू E की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1.6 × 10⁻19, है ना। तो ध्यान से देखो आप, तो 16 से 32 कट जाएगा भैया 2 बार, 2 से ये 2 मर जाएगा यार, घातें ही आएंगी, सिर्फ आ रही, केवल घातें आ रही हैं। घात बोलो कितनी बचेगी यार, ये -19 नीचे है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, तो पहले यहीं पे देख लो ध्यान को, तो नीचे बचेगा भैया प्लस का 9 और प्लस का 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो एक्चुअल में बचेगा 10⁻�9 × 10⁻7। तो बताओ आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 10⁻2 और ये Vd बराबर आ गया। Vd का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। बुक में आंसर आ रहा है 1 × 10⁻2, जो कि वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले सवाल की यार। अगला सवाल कह रहा है 1 mm व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। 1 mm व्यास है ना, तो हम क्या करते हैं, तार ऐसे बना लेते हैं। एक्चुअल में ये चीज दे रखी 1 mm, है ना, व्यास दे रखा है। अच्छा एक्चुअल में हमें जरूरत पड़ेगी भैया त्रिज्या की,
त्रिज्या बराबर होता है भैया व्यास बाई 2, है ना। तो बताओ 1 mm है, तो 1 इंटू 10⁻², बटे में 2 लिखेंगे तो क्या ये आ जाएगा 0.5 गुणे 10⁻², ये आ गया भैया मीटर, ठीक है ना। कह रहा चांदी के एक तार में 75 मिनट में, टी बराबर दे रखा है 75 मिनट, तो इस मिनट को हम भैया क्या बनाने वाले हैं, सेकेंड। क्या बनाएंगे, सेकेंड। तो हम लिखेंगे इसे 75 गुणे 60, अब ये बन गया सेकेंड। 90 कूलाम आवेश बहता है, क्यों बराबर कितना चार्ज चलता है इसमें, 90 कूलाम। कह रहा यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10⁻22 हो, तो हम यहाँ पर n बराबर पहले लिख लेते हैं। n बराबर दे रखा है 5.8 गुणे 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। याद करो ये होता है, ये 10⁻22 है भैया, 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। याद करो प्रति मीटर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻2 से गुणा करते हैं। -2 से गुणा करेंगे तो चूंकि -2 का क्यूब है, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब नीचे बताओ अगर -6 होगा तो ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, +6 +22 में जुड़ जाएगा तो प्लस का 28 बन जाएगा। मतलब ये टर्म बन जाएगा 5.8 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, जो कि सही यूनिट आ गया, ठीक है ना। अब ज्ञात क्या क्या करना है, नंबर 1 कह रहा है वैद्युत धारा ज्ञात कर दो और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कर दो। तो हम सबसे पहले धारा ही फाइंड कर देते हैं। धारा के बराबर होता है भैया NEVD A या NEAVD। अब ध्यान को, तो A बराबर R दे रखा है, त्रिज्या को कहां से लिखते हैं, R से, तो A की जगह पर πr² हो जाएगा। तो हम सीधा वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान से, तो N की वैल्यू कितनी है, 5.8 गुणे 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू VD की वैल्यू सवाल में VD की वैल्यू फाइंड करनी, तो ऐसा करो, करंट का ये फार्मूला लगाओ ही मत, I बराबर आप फार्मूला लगाओ NE/T या Q/T लगा दो, Q/T, है ना। अब क्यों बोलो सवाल में कितना है, क्यों की वैल्यू भैया सवाल में है 90 बटे में टी की वैल्यू 75 गुणे 60, 75 गुणे 60, जीरो से भैया जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ध्यान से कुछ कट भी जाएगा ये, है ना। 3 से काटेंगे 3 आएगा, ये काटेंगे 2 आएगा, है ना। तो ये काट दो भैया, तो कितना आ जाएगा 25, 25 से 75, बहुत अच्छे। तो 1/50 आ गया, कितना आ गया 1/50। तो I बराबर 1/50, या आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 दशमलव, तो ऊपर बन जाएगा 10, एक जीरो और लगाएंगे तो बन जाएगा 100, तो ये बताओ 0.02 एम्पियर आ गया। कितना आ गया 0.02 एम्पियर, जो कि आ भी रहा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अनुगमन वेग की। अनुगमन वेग बराबर क्या लिखेंगे, तो I बराबर NEAVD लगा दो, I बराबर NEAVD, मुझे VD फाइंड करना है, तो बोलो क्या हो जाएगा I/NEA। फिर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। I की वैल्यू है 0.02, 0.02 और बटे में n की वैल्यू है भैया 5.8 गुणे 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ए है πr²। तो ऐसा करो a को अलग से सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, या अपना वहां भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम इसे लिखेंगे 22/7 इंटू r²। r की वैल्यू ये है, बताओ हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻3, 5 का स्क्वायर करेंगे भैया 25 आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई a की, हम इस वैल्यू को ही उठा के वहां रखने वाले हैं। तो गुणा कर सकते हैं क्या, हम इसे लिख सकते हैं 22/7 लिख लेते हैं, चलो 7 चला जाएगा ऊपर, और इनटू में यहां लिख देते हैं 25 गुणे 10⁻6, ये सब मल्टीपल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इधर मिटा के देख सकते हैं, ये आ जाएगा 25 गुणे 10⁻6। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो कुछ कटने वाला है क्या,
दशमलव से ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और देखो कुछ कट सकता है क्या? और कटने को सरल किया जा सकता है, बाकी कटेगा तो यार कुछ नहीं, ये 29 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो एक बार हम इसे लिख देते हैं। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना, टाइम लगेगा इसमें। 7 बटे में बोलो क्या बचेगा, 29 गुड़े 16 गुड़े 22 गुड़े 25। अब एक बार घाते देख लो, ये -19 है, ये -6 तो -25 हो जाएगा, -25 नीचे होगा, और ये 10 की पावर 28, 10 की पावर 28 में -25 जोड़ेंगे 10 की पावर 3 आएगा, और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो भैया -3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। बस इसमें इन नंबरों का गुणा करना पड़ेगा, देन 7 पर भाग देना पड़ेगा। देख रहे होगे कितना जटिल हो गया ये। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, बट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है, एक 8 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन के का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक 8 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुना लंबाई की गई है। 3 गुनी लंबाई का मतलब हो गया कि वो 3 का स्क्वायर, तो प्रतिरोध हो गया 9। जैसे यहां पे लिखना पड़ेगा कि एक तार है, देखो ध्यान से, ऐसे कह रहा है इसका प्रतिरोध R है। ठीक है ना, अब इसे खींचा गया, यहां पे लिखेंगे खींचने पर, और वो भी कितना खींचने पर, 3 गुना। जैसे मान लो इसकी लंबाई L है, तो इसको खींचा गया 3L में। कितना खींचा गया, 3L। अब 3L स्क्वायर करेंगे, 3L करेंगे तो भैया इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, जब इसको हमने 3L खींचा, कितना खींचा, 3L, तो भैया इसका जो प्रतिरोध होगा वो 9R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि R बराबर होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, खींचने पर, है ना। तो ये R था, 3 गुना हमने इसको खींच दिया तो 9R हो गया। मतलब इसकी लंबाई हमने जब 3L रखी तो इसका जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 9R। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट दो। अच्छा, इसके 3 टुकड़े बराबर बराबर कर दो। जैसे मान लो एक टुकड़ा ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, तो बताओ इस वाले का प्रतिरोध कितना होगा, 3R। इस वाले का भी कितना, 3R। इस वाले का भी कितना, 3R। यानी जब हमने 3 टुकड़े बराबर बराबर करे तो सभी की जो रेजिस्टेंस आई वो इक्वल हो गई, 3R हो गई, क्योंकि वो समानुपात में होता है। समांतर क्रम में जोड़ दो, अब इनको समांतर क्रम में लगा दो, तो समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा। अब बोलो एलसीएम क्या कर ले, क्या एलसीएम हो जाएगा 3R, तो बोलो हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 1/RP। RP मतलब पैरेलल, है ना। अब मुझे RP लिखना है एक्चुअल में, तो RP बोलो क्या हो जाएगा, 3R बटे में 3 बटे में 3 से 3 भैया मर जाएगा। अब RP का जो आंसर आएगा वो R ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R ओम। क्या ये आ रहा है, अरे बिल्कुल आ रहा भैया। उम्मीद करते सभी को समझ आया होगा। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध है और वो 2 ओम है। ठीक है ना, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध बता दो, है ना। तो सिंपल, हमने अभी एक फार्मूला लिखा था, पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, R1/R2 बराबर L1/L2। लेंथ के साथ है, चूंकि लेंथ की बात कर रहा है, नहीं लेंथ की बात नहीं कर रहा भैया, रेडियस की बात कर रहा है। तो रेडियस के साथ इसका रिलेशन क्या लिखेंगे, R2/R1 की घात बोलो कितनी, 4। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस दी जाती है याद रखना वो हमेशा R1 रहेगी। क्या रहेगी, R1, है ना। तो R1 की वैल्यू बोलो कितनी सवाल में है, R1 बराबर है 2। ठीक है ना, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती, तो पहले कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी, तो R1 बराबर R मान लो, तो बताओ R2 बराबर क्या हो जाएगा, R/2। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का मतलब है R2 फाइंड करना है। ठीक है ना, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी गई। ठीक है ना, बढ़िया है। अब ध्यान से देखो, तो R1 की वैल्यू भैया 2 है, R2 तुम्हें फाइंड करना है, इक्वलेंट R2 की वैल्यू बोलो कितनी है, स्मॉल R2 है, R2 की वैल्यू है भैया R/2, R/2, और R1 की वैल्यू है R, है ना।
और इसका क्या स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 4 घात है। कितनी घात है? 4 घात। ठीक, अब बोलो क्या आर से आर कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा भैया 2/r2 बराबर 1/2 और इस पर कितनी घात? 4 घात। तो 2/r2 बराबर 2 की 4 घात लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। मुझे फाइंड करना है R2। कितना, क्या फाइंड करना है? R2। तो क्रॉस मल्टीपल लगा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 32 ओम। 16 गुणे 2 आया। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बढ़िया जबरदस्त सवाल है। ये सब सवाल पूछे हुए हैं तो बार बार मुझे बताना ना पड़े, आप देख भी पा रहे होंगे। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो क्रमशः दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो L1:L2 L1, लंबाई है भैया 3:2:1, है ना। और उनके जो मास हैं उनके भी अनुपात दे रखे हैं, तो M1:M2 M3, ये यार 3 है, ठीक है ना। और ये कितना भी है? 1:2:3। कह रहा है इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आर का फार्मूला एल और एम के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो, है ना, क्योंकि बिना सॉल्व किए नहीं आएगा भैया। तो आर बराबर फार्मूला सभी को याद हो तो रो एल अपान ए होता है, ये तो सभी को याद होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, सवाल में एल तो आ गया पर मिसिंग कौन है? मास मिसिंग है। तो मास को कहां से लाएंगे? तो एक्चुअल में मास को हम एरिया में ढूंढ सकते हैं, वो कैसे? तो ध्यान से देखो, तो आपने कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ रखे होंगे, फार्मूला बनाना आना चाहिए सभी को। आयतन गुणे घनत्व, है ना। चलो इनको सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं। द्रव्यमान को भैया लिखते हैं एम से, आयतन को चलो मान लेते हैं v से लिखेंगे। काय से लिखेंगे? v से। इनटू में घनत्व को मान लेते हैं d से लिख देते हैं, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो, किसी तार के लिए, जैसे मान लो ये कोई तार है, इस तार की भैया जो लेंथ है वो l है और एरिया a है, तो बताओ इसका आयतन क्या लिखा जाएगा? क्या इसका आयतन लिखा जाएगा a इंटू एल, और d इसमें पहले से लिखा है और ये वैल्यू m की आ गई, है ना। पर मुझे वैल्यू किसकी मिसिंग है? a की। तो हम a की वैल्यू बस यहां से निकालना चाह रहे थे। तो बताओ यहां से a की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? क्या a की वैल्यू लिखी जाएगी m अपान एल डी? क्या लिखी जाएगी? m अपान एल डी। अब हम यहां से एक r पहले निकाल देते हैं। जैसे अब हम r बराबर यहां लिख रहे हैं, r बराबर बोलेंगे सब लोग रो एल अपान ए, है ना। a की वैल्यू बोलो क्या है? m अपान एल डी। तो यहां m लिखा और एल डी ऊपर हो गया, तो ये हो गया l का स्क्वायर और d हो गया। एक्चुअल में ये r के लिए हमने सूत्र बना दिया, पर यहां पर तुम्हें तो तीनों के रेशियो लिखने हैं, तो R1:R2:R3 निकालना है ना। चलो इसको देख लेते हैं भैया। तो एक्चुअल में लिखना पड़ेगा ये R1 अनुपात R2 अनुपात में क्या? R3 बराबर, अब कितने लोगों को याद है किन्हीं भी दो तारों के लिए अगर वो एक ही धातु के हैं तो रो कांस्टेंट रहेगा और उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, कि रो पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है और डी घनत्व भी पदार्थ की प्रॉपर्टी है, तो जो कि सेम रहने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं R1:R2:R3। फार्मूला आपके सामने ये है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अनुपात लिखना सीख लेते हैं। तो रो और डी तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा क्या? एल स्क्वायर और एम। तो बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे? R1 के लिए लिखेंगे L1 स्क्वायर बटे में M1, ठीक है ना। अनुपात अगला बोलो क्या लिखेंगे? L2 स्क्वायर बटे में क्या? M2। अनुपात L3 स्क्वायर अपान में क्या? M3। उम्मीद करते हैं रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यार। अब L1 की वैल्यू बोलो कितनी है? L1 की वैल्यू 3 है ना। L1 की वैल्यू 3 है, L2 की वैल्यू 2 है, L3 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अब L1 की वैल्यू बोलो कितनी है? 3। तो 3 का किया हमने स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। M1 की वैल्यू 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अनुपात L2 की वैल्यू है 2, 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। M2 की वैल्यू 2 है। अनुपात L3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। M3 की वैल्यू 3 है। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं 9:2:1:3। बात समझ में आ गई ना। अब हम क्या करें, हमें एक्चुअल में अनुपात को ये यहां से 3 हटाना है, अनुपात इक्वल कर देना है ना। तो क्या करें, 3 से गुणा करा लेते हैं।
तो बताओ 3 9 27 हो जाएगा, अनुपात 3 दूनी 6 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3/3 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपका आंसर समझ जरूर आया होगा। 27:6:1 चेक कर लेते हैं, आ भी रहा है। और ये 2022 और 2020 का फेवरेट रह चुका है ना, इसलिए याद रखेंगे इसको। चलो बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान है, दो तार हैं ए व बी। ऐसे बना लेते हैं ताकि और क्लियर समझ में आए। अब सुविधाएं हैं तो इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तार ए और ये तार बी है। ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। थोड़ा सा इमेजिन करो, एक्चुअल में व्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पड़ेगी त्रिज्या की जरूरत। तो ऐसा नंबर ले लो जाकि कैलकुलेशन लेने में कठिन ना हो। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, तार ए का जो व्यास है वो बी के व्यास का आधा है, तो हम पहले इसी का व्यास मान लेते हैं। इसका मान लो व्यास, क्या मान ले बोलो, तो मेरे ख्याल से ये मान लो आप 4d, ठीक है ना। व्यास कितना मान लिया 4d, डी वही डायमीटर से हमने लिया है, तो हम मान लेते हैं 4 मीटर है। अब ठीक है, मानना ये तो कुछ भी मान लो यार, कोई भी नंबर ले सकते हो दुनिया का। व्यास उसका 4 मीटर है, इसका आधा है, तो बताओ इसका व्यास कितना होगा। क्या इसका व्यास हो जाएगा भैया 2 मीटर। उम्मीद करते हैं ऐसा हमने क्यों माना, एक्चुअल में हमें इनकी रेडियस लेनी पड़ेगी। तो बताओ अगर हम आरबी लिखेंगे यहाँ पर, मतलब दूसरे तार की रेडियस, तो बताओ ये हो जाएगी 2 मीटर। अगर हम आर ए लिखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है ना। कह रहा है ए का प्रतिरोध 24 ओम है, मतलब इस वाले प्रतिरोध तार का जो प्रतिरोध है वो 24 ओम है। तुम्हें इस वाले तार का प्रतिरोध फाइंड करना है, मतलब आरबी निकालना है। तो बताओ क्या करेंगे, रेडियस के साथ आर का जो रिलेशन होता है वो भैया ये होता है, बराबर आर बी अपान आर ए घात कितनी 4। उम्मीद करते आया, वैल्यू पुट कर लेते हैं यार। आर ए की वैल्यू बोलो सॉल्व में कितनी है यार 24, आर बी तुम्हें फाइंड करना है। आर बी की वैल्यू बोलो कितनी, आर बी की वैल्यू है 2, है ना, और आर ए की वैल्यू है 1। इस पर घात कितनी है, तो आप कहेंगे 4 घात, ठीक है ना। अब बताओ मुझे आर बी लिखना है, तो 2 का घात करेंगे 4 तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बताओ ये हो जाएगा 24/16, है ना। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 का नम 16 हो जाएगा, 8 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 16/85 हो जाएगा। मतलब जो नया दूसरा वाला तार होगा उसका प्रतिरोध 1.5 ओम हो जाएगा। तुम्हें याद होगा जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध घटता है, अरे एरिया ज्यादा होता है तो प्रतिरोध घटता है, ठीक है ना। अगला बेहतरीन सवाल है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो, है ना। तो एक तार है जिसकी L1 बताओ कितनी है 20 सेंटीमीटर, कह रहा है इसे खींचा गया और 25% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा 20 सेंटीमीटर का अगर 25% निकालो आप, तो आप ऐसे लिखेंगे 20 गुणे 25 बटे में कितना 100, तो 25 चौके 100 4 5, है ना। तो समझो 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा दी हमने, तो नया तार की 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गई। तो बताओ नया तार कितना हो गया 20 + 5, तो हो गया भैया 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आया होगा, ठीक है ना। तो L1 हो गया 20 और 25% बढ़ाने पर L2 हो गया 25, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। कह रहा है नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो। तो प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है, तो यहां पे लिख देते हैं नए तार में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, है ना। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, तो याद करो आप R1/R2 बराबर, हमें इस पर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, होता है भैया L1/L2 और इसका क्या होल स्क्वायर। ध्यान से तो L1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, L1 की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 25। आप इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा भैया R1/R2 400/625, है ना। ध्यान से देखो, मुझे R2 पर प्रतिशत वृद्धि चाहिए, तो R1 को किसी प्रकार नीचे लाना होगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं भैया R2/R1, क्या ये वैल्यू भी पलट जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल पलट जाएगी यार। तो 625/400 अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 225/400। उम्मीद करते हैं यहां तक कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत
नहीं हुई होगी, ये आ गया R2/R1। मुझे परसेंटेज वृद्धि चाहिए, तो बताओ R2 बराबर इसे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं R1 प्लस 225/400 R1। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा। ठीक है ना? R2 बराबर है R1 प्लस 225/400 इंटू में R1। अगर हम एक पर वृद्धि निकालने बैठे हैं तो हम इसे लिखेंगे 225/400 R1। यही तो वृद्धि हुई है, क्योंकि देखो पहले का रेजिस्टेंस था कितना, R1 था। 225/400 R1 की वृद्धि हो गई है, तो बताओ मुझे 100 पर वृद्धि निकालनी है ना? तो लिखेंगे 100%। यहां पे पहले चलो और कुछ कर लेते हैं समझाने के लिए। यहां पे पहले लिखेंगे एक पर वृद्धि, फिर 100 पर लिखते हैं। एक पर वृद्धि बोलो कितनी होगी? क्या एक पर वृद्धि मतलब R1 पर कितनी वृद्धि होगी? तो ये होगी भैया 225/400, और R1 मतलब एक पर वृद्धि निकाल रहे हैं, तो इंटू में 1 भी कर सकते हैं, पर अभी छोड़ो, हम R1 लिख देते हैं। ठीक है ना? अब लिखते हैं 100 पर कितनी वृद्धि होगी। तो R2 में बताओ 100% पर कितनी वृद्धि हो जाएगी? 225/400 और इंटू में कितना 100, है ना? तो 0 से 0 कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे। 4 पंचे 20, 2 बचेगा, है ना? 25 हो जाएगा। 4 छंग 24, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इतने की वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो नया तार होगा R2, तो उसमें R1 पर कितनी वृद्धि हो जाएगी? 56.25%। ठीक है ना? आंसर एक बार चेक कर लो, आ रहा है 56.25। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसका तो संकेत भी दे रखा है, फिर भी लगा देते हैं। 2015 में आया भी है। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ओम है, 100 पर 3.75 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है। अज्ञात ताप की गणना करो। अज्ञात ताप के लिए बहुत बेसिक सा सूत्र दे रखा है, RT माइनस R0 बटे में R100 माइनस R0 और इंटू में 100, है ना? एक बार वैल्यू इधर किनारे लिख देते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री का मतलब R0, R0 की वैल्यू भैया सवाल में 3 ओम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो R100 की वैल्यू है भैया 3.75, और RT अज्ञात ताप वैल्यू है 3.15। ठीक है ना? इन वैल्यू को उठाइए और यहां ले आइए, तो हो जाएगा भैया 3.15 माइनस 3 बटे में बोलो 3.75 माइनस 3 इंटू में 100, है ना? तो ये बोलो क्या बचेगा? ये बचेगा 0.15, नीचे बचेगा 0.75, गुणे में 100 बचेगा। तो दशमलव से दशमलव मर जाएगा यार, 15 पचे 75 होते हैं, 5 से जाएगा 20। ठीक है ना? तो आंसर 20 आ रहा है। तो टी बराबर बोलो कितना आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है 60 वाट 220 वोल्ट, दो बल्ब है एक्चुअल में। एक पर लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट, और अगले पर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट। कह रहा श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। ये एक्चुअल में कौन से क्रम में? श्रेणी। ये याद रखना जरूरी है आर निकालने के लिए। 220 वोल्ट से जोड़े गए हैं, इनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो। तो ध्यान से देखो, तो फार्मूला लगाएंगे I बराबर V अपान आर। आर मतलब आर एस मतलब श्रेणी क्रम। अब V की वैल्यू सवाल में 220 वोल्ट है, मिसिंग कौन है? आर एस मिसिंग है। तो आर एस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले इन फार्मूलों में ध्यान से, तो ये P की वैल्यू है, ये V की वैल्यू है, ये भी भैया P की वैल्यू है और ये V की वैल्यू है। तो यहां से निकाल लो R1 और यहां से निकाल लो R2। तो जो RS होगा क्या वो R1 प्लस R2 का योग होगा, है ना? तो R1 और R2 की वैल्यू निकाल देते हैं यार। तो ध्यान से, तो ये P है, ये V है, ये R है। तो फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपान R। हम लिखेंगे R1 तो हो जाएगा V स्क्वायर अपान P, है ना? तो 22 का स्क्वायर करेंगे भैया 484 आ जाएगा। एक जीरो का होता है 2 जीरो, और बटे में हो जाएगा 60। 0 से 0 कैंसिल, कुछ कटने वाला है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटने वाला, 2 से काट लो यार, है ना? तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 24 20 बटे 3, है ना? ये नंबर कटेगा तो है नहीं, तो R1 को यही लिखा रहने दो, 24 20 बटे में
3, ठीक है ना। ठीक है, से R2 भी ले लो। R2 की वैल्यू हो जाएगी 484 दो जीरो बटे में कितना 2, है ना। तो R2 आ गया भैया 484। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आइए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा भैया 220 बटे R1 की वैल्यू है 2420 बटे 3, 2420 बटे 3 प्लस में 484। तुम ध्यान से देखो तो पहले ये इसमें गुणा करेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ये हो जाएगा भैया 220 बटे 2420 प्लस 3 चौके 12 के 2, 3 अठे 24, 24 एक 25, हाथ से लाएंगे 2, 3 चौके 12 2 14, और ये बटे वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये 1452 लिखा है, 1452। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, तो 22 कितने होते हैं, 66, तो 660 इनको जोड़ दो तो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 38 गुना होते हैं 76, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, ठीक है ना। 0.17 एम्पियर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इसमें कैलकुलेटर भी होता है। चलो किसी और टाइम देख लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में फिर देख लिया करेंगे कैलकुलेशन वगैरह जटिल वालों को। इनको कर रहे हैं ना, बहुत सरल सवाल है। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। P बराबर भैया लिखा है 100 वाट, तो 220 वोल्ट अंकित है। V बराबर कितना दे रखा है 220 वोल्ट। जब बल्ब जल रहा है तो उसका प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा की गणना करो। आप इसका R निकालेंगे और I निकालेंगे, है ना। तो R बराबर बोलो इसके साथ क्या लिखेंगे, V स्क्वायर अपान P। V की वैल्यू है 220, इसका स्क्वायर करेंगे भैया तो आ जाएगा 484 दो जीरो बटे में P की वैल्यू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे यार। R बराबर आ जाएगा भैया 484 ओम। उम्मीद करते हैं आया होगा। अब ऐसे में भी आपको करंट भी लिखनी है, तो I बराबर V अपान R। V की वैल्यू है भैया 220 बटे में 484, तो ध्यान से तो 22 का स्क्वायर ही तो लिखा है ये, तो ये 10 हो गया और ये 22 हो गया, है ना। तो काट लो भैया, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, तो आंसर आ गया 5 बटे 11 एम्पियर। हालांकि इसे सॉल्व भी कर सकते हो, सिंपल कहें तो ये घर वाला वही पीला वाला बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 220 वोल्ट पर 484 ओम, और उसमें जो करंट होती है वो 5 बटे 11 एम्पियर की रहती है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले सवाल की यार। अगला सवाल कह रहा है 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में जो प्रतिरोध है वो ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तो प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना करो। इसमें अल्फा फाइंड करना है, तो सबसे पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं। V की वैल्यू सवाल में दे रखी है भैया 240 वोल्ट और P की वैल्यू सवाल में है 200 वाट। सबसे पहले इसे R निकाल लो क्योंकि सवाल में R पूछा भी जा रहा है, तो V स्क्वायर अपान P, है ना। तो 24 का स्क्वायर करेंगे भैया 576 हो जाएगा, एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, बटे में P की वैल्यू भैया 200, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे यार। इसे सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 288 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो जाए, है ना। तो ध्यान से देखो, तो जो RT है वो 10 R0 के बराबर है। हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 ही मान लिया, मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 है, तो बताओ RT बराबर क्या हो जाएगा 10 R0। बाकी डेल्टा T की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2000 डिग्री सेल्सियस, प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना करो, मतलब अल्फा फाइंड करना है। तो याद करो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है भैया RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, है ना। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चे को आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रुको, ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरल तरीके से कर देते हैं। देखो ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो इसे R0 ही माना है। RT कितना हो गया है, RT हो गया है 10 R0, है ना। 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, चूंकि ये मल्टीपल में लिखा है तो उड़ा दो ऐसे ही, झंझट कौन करे। R0 से R0 कैंसिल, ठीक।
अब बोलो ये क्या बचा? यार थोड़ा मिस्टेक कर दी हमने। ये हो जाएगा आर टी बराबर आर नॉट प्लस, अंदर गुणा करा लो, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा, ये 10 आर नॉट था, ये आर नॉट, तो 10 आर नॉट माइनस आर नॉट बराबर हो जाएगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये हो जाएगा, 10 आर नॉट से एक आर नॉट चला गया, तो ये हो गया भैया 9 आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, मुझे अल्फा निकालना है ना? तो बोलो क्या हो जाएगा, 9 बटे डेल्टा टी। अब वैल्यू पुट कर दो, बस देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। डेल्टा टी की वैल्यू भैया 2000 है, ठीक है ना? तो 2 का पहाड़ा 9 पर लगाएंगे तो 4.5 आ जाएगा, गुड़े नीचे 10 की पावर 3 प्लस होगा, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो 10 की पावर -3। ये अल्फा है, यूनिट होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। आ रहा है आंसर 4.5 गुणे 10 की पावर 3 प्रति डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां से थोड़ा सा भटक गए थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, जो पहली वैल्यू दे रखी है उनको पहले सॉल्व कर देते हैं। P बराबर दे रखा है 60 वाट और V बराबर दे रखा है 30 वोल्ट। सबसे पहले इससे जो निकाल सकते हो वो निकाल दो, सब R निकाल सकते हो और I निकाल सकते हो। तो हम R बराबर लिख देते हैं V स्क्वायर अपान P। अब V की वैल्यू बोलो कितनी है, 30, 30 का कर देंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 30, 30 बटे में 60, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15, मतलब जो R निकला वो 15 ओम निकला। ठीक है ना? अब यहां से करंट भी निकाल लो, I बराबर V अपान R। V की वैल्यू है सवाल में 30, R की वैल्यू है 15, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है, इस बल्ब को 90 वोल्ट पर जलाना है। अच्छा 90 वोल्ट पर जलाएंगे, करंट यही रखेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो I बराबर V अपान R की वैल्यू R है। अब कह रहा है कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, उस R को तुम R डैश मान लो, है ना? अब I की वैल्यू बोलो कितनी है, I की वैल्यू है भैया 2, V की वैल्यू सवाल में है 90, R की वैल्यू सवाल में है 15 प्लस R डैश, है ना? तो ये बोलो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2 R डैश बराबर में बोलो कितना, 90। ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 90 से 30 जाएगा 60 हो जाएगा, तो 2 R डैश इक्वलेंट हो जाएगा 60। क्या R डैश 30 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 30 ओम। R बराबर कितना, 30 ओम। ठीक है ना? आज की क्लास का लास्ट सवाल और अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, 2012 में पूछा भी गया है। दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? तो ध्यान से देखो, तो सवाल में क्या क्या दे रखा है, प्रत्येक रेजिस्टेंस 4-4 ओम दे रखी है, जो आपको घेरे में देख पा रहे होंगे। 64 वाट तक की शक्ति दी जा सकती है, तो P बराबर दे रखा है 64 वाट। ठीक है ना? और पूरा परिपथ कितनी शक्ति ले सकता है, तो पूरे परिपथ के लिए बताओ क्या करेंगे यार, पूरे परिपथ के लिए I स्क्वायर लिखेंगे और R टोटल लिखेंगे। तो सवाल में R टोटल बोलो कितना है, तो हम इधर R टोटल निकाल देते हैं पहले। तो R टोटल, ये चार कौन से क्रम में, तो समांतर, 1/4 प्लस 1/4 को जोड़ेंगे आंसर 2 आएगा। ये 2 और 4 श्रेणी क्रम में जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 + 4 आंसर 6 ओम। यानी सर्किट का जो RT है, मतलब R टोटल है, वो 6 ओम है। मिसिंग कौन है, I। तो I निकालने के लिए क्या करें, वापस इसको फार्मूले को खोल दो, P बराबर I स्क्वायर R होता है। अब I बराबर हम लिखेंगे तो P अपान R पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सवाल है कि P की वैल्यू तो 64 है, अब R कितना है, चूंकि ये प्रत्येक प्रतिरोध के लिए है तो R की वैल्यू है 4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। और I को जब स्क्वायर रूट से सॉल्व करेंगे तो I बराबर आ जाएगा भैया 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि स्क्वायर रूट में 16 आएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब बोलो I की वैल्यू 4 है तो 4 का करेंगे स्क्वायर इंटू R टोटल बोलो कितना है 6, तो आंसर बोलो कितना आ गया, 96 वाट। मतलब ये पूरा परिपथ जो है वो अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, 96 वाट। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास का ये लास्ट सवाल
टोटल 20 पेज थे, 20 सॉल्व कर दिए गए हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना तो कतई ना भूला करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।